रात का वक्त था। शिवम की ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी, लेकिन किसी तरह हॉस्टल पहुंच ही गया। सामान वगैरह रखकर सुस्ताया ही होगा थोड़ा सा कि हॉस्टल में चहल पहल मच गई बुरी तरह कि सीनियर्स ने बुलाया है ऊपर छत पर। डरे घबराए सारे के सारे जूनियर्स छत पर पहुंचे तो पाया दो सीनियर्स उज्जवल और प्रीतम एक कोने में बैठे इंतजार कर रहे थे नए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का, और उनके चमचे इधर उधर आसपास उन दोनों को घेर कर खड़े थे। एक के बाद एक सबका इंट्रोडक्शन हुआ और फिर मामूली सी मस्ती हो रही थी कि कौन गाना गाएगा, कौन लड़का लड़कियों के आइटम नंबर पर नाचेगा, जब अचानक शिवम के ऊपर उज्जवल और प्रीतम की नजर आकर रुक गई। दोनों के दोनों उठे और शिवम के पास गए और एक एक कंधे पर हाथ रखकर बोले, तो तुम हो नई छमिया, चलो कपड़े उतार के नाचो मुन्ना। शिवम ने सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे कॉलेज के जाने माने हॉस्टल में ऐसी रैगिंग भी हो सकती है। वो अड़ गया कि चाहे जो हो जाए वो नाचेगा तो नहीं ही, और जोर जबरदस्ती की किसी ने तो वो कंप्लेन भी कर देगा। शिवम की इतनी हिम्मत देखकर बाकी जूनियर्स में भी हिम्मत आती दिखने लगी। उज्जवल और प्रीतम थोड़े दबंग किस्म के सीनियर थे, लिहाजा ऐसी बगावत उन्हें रास नहीं आई और उज्जवल गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, सुनो, इतनी जो क्रांति दिखा रहे हो ना, कुछ ही दिन की गर्मी है, 4 साल इस कॉलेज में रहोगे, हाँ? हमसे बचकर कहां जाओगे? जितना बोला जाए उतना करो, वरना 4 साल जिंदगी नर्क बना दूंगा तुम सबकी, समझे? शिवम को छोड़कर बाकी सारे के सारे सहम गए। शिवम हार मानने वालों में से नहीं था। गुस्से में छत की रेलिंग तक गया और बोला, तुम्हारे जैसे सीनियर्स की वजह से हम जूनियर्स कॉलेज और हॉस्टल के नाम से भी डर जाते हैं, लेकिन आज के बाद कभी नहीं। और इतना बोलते ही शिवम छत से नीचे कूद गया। शिवम की चीख गूंजी, नीचे गिरकर हड्डियां तक टूटने की आवाज आई। लेकिन डरे सहमे सारे लड़कों ने जब नीचे झांका तो लाश तो होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। उज्जवल और प्रीतम दोनों ने सारे जूनियर्स को एक ही लाइन में खड़ा किया और गरजते हुए कहा, यहाँ अभी जो भी हुआ है ना, वो यहीं पे खत्म हो गया है। इसके बारे में बाहर जाके किसी ने मुंह खोला या मुंह खोलने की सोची भी तो अगली बारी तुम्हारी होगी। चलो निकलो अब सब लोग आगे से। अगली सुबह रात की सारी बातें भुलाकर उज्जवल और प्रीतम अपनी क्लास में थे जब एक जानी पहचानी आवाज आई, मैं आई कम इन सर? सर उठाकर उज्जवल और प्रीतम ने देखा तो सामने शिवम खड़ा था और प्रोफेसर कह रहे थे, बॉयज, ये शिवम है, ब्रिलियंट बॉय। हमारे कॉलेज में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सीधे 3rd ईयर में आ रहा है। एक एक करके प्रोफेसर ने जब सबसे मिलवाया तो उज्जवल और प्रीतम के सामने आते ही शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, इन्हें तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूं, कल ही मिला था मैं इनसे। Hey guys, what's up? क्लास खत्म हुई तो दोनों ने देखा कि शिवम क्लास में नहीं था। पूरा कॉलेज छान मारा लेकिन शिवम कहीं नहीं मिला। सोचा एक बार हॉस्टल में उसके रूम को भी देख ले। रूम का दरवाजा देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था, आसपास कोई भी नहीं था। अंदर क्या चल रहा था ये देखने को उज्जवल और प्रीतम दोनों ने अपने कान दरवाजे से चिपका दिए और सुनने की कोशिश करने लगे। पहले तो
ऐसे ही किसी के फोन पर बात करने की आवाजें आती रही और फिर अचानक अंदर से आती सारी आवाजें बंद हो गई और एक आवाज ने दरवाजे के उस पार से दोनों को बेहद धीमे से कान में फुसफुसा कर कहा, कान हटाओ मेरे दरवाजे से, भाग जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। उज्जवल और प्रीतम दोनों के दोनों कईयों के लिए सर दर्द थे, लेकिन इस वक्त एक ही बात सोचकर दोनों के होश उड़ गए थे कि अगर शिवम अंदर था तो दरवाजे पर न तो कोई छेद था न कोई और तरीका जिससे शिवम जान पाए कि बाहर कौन है, तो उसे कैसे पता चला कि ये दोनों बाहर ही थे। यही सोचकर उन्हें रात की बात भी याद आई, तो दोनों ने शिवम के दरवाजे से अपने कमरे की ओर दौड़ लगाई और बिना एक पल को सांस लिए सीधे अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद करके ही रुके। सारी शाम निकली, देर रात का वक्त था। उज्जवल और प्रीतम डिनर हॉल से लौटकर कमरे में आ चुके थे। डिनर पर शिवम नहीं दिखा था। चुपचाप कुछ देर पढ़ाई करके दोनों लेट गए। उज्जवल, जिसके कमरे के ठीक बगल में ही बाथरूम का दरवाजा था, उसने करवट बदली तो उसकी आंखों के सामने ही बाथरूम की बत्ती का स्विच ऑन हुआ और बत्ती जली। उज्जवल को नींद में तो लगा कि शायद प्रीतम गया होगा, लेकिन तभी उसकी स्विच पर जमी हुई आंखें चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि बाथरूम का स्विच अपने आप ऑफ हो गया। उज्जवल घबराया तो जरूर, लेकिन फिर उज्जवल ने उठकर हाथ रखकर स्विच को बार बार ऐसे ऑन ऑफ होने से रोकने के लिए उस पर हाथ रखा ही था जब उज्जवल को साफ समझ आया कि उसके हाथ के ऊपर किसी और का हाथ था और धीमे धीमे उस हाथ का दबाव बढ़ता जा रहा था, जिससे कि अब स्विच चटकने लगा था और देखते ही देखते छोटा सा वो स्विच बोर्ड टूटा और उज्जवल का हाथ सीधा जाकर नंगी तारों पर लगा और बिजली के झटकों से चीखता हुआ उज्जवल वहीं चिपक गया। उज्जवल को बाथरूम की लाइट के स्विच से ऐसा बिजली का झटका लगा कि उज्जवल उसी से चिपक कर बुरी तरह से झुलस गया। उज्जवल को आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी सांसें नहीं आ रही थी, बेहद बुरे हाल में था वो। किसी तरह उसको वेंटिलेटर पर रखा गया। अगले 48 घंटे उज्जवल को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाना था। उज्जवल अपने बिस्तर पर लेटा हुआ ऑक्सीजन मास्क पहने हुए आधी बेहोशी में था शायद, जब उसकी बेहोशी में उसे सुनाई दिया, ध्यान से सुनो उज्जवल, अगर मेरे बारे में मुंह खोलने की सोची भी तो जान से मार दूंगा। उज्जवल किसी बिल्ली से डरे कबूतर की तरह पलंग पर पड़े पड़े ही परेशान हुआ जा रहा था। वैसे ही वो अधमरा था, ऊपर से और ज्यादा दिमागी परेशानी से हैरान था। अगले दिन शाम को क्लासेस वगैरह खत्म करके उज्जवल को देखने के लिए प्रीतम आया। जब वो पास आकर बैठा तो उज्जवल ने मास्क निकालकर किसी तरह बात करने की कोशिश करते हुए बोलना शुरू ही किया, बस वो और बोलने की कोशिश करते करते ही खतरे के बाहर हो चुके उज्जवल ने वहीं पर एक आखिरी हिचकी ली और दम तोड़ दिया। प्रीतम का सबसे अच्छा दोस्त, उसके सुख दुख का इस कॉलेज हॉस्टल में इकलौता साथी मर चुका था। उज्जवल के मां बाप भी पहुंच चुके थे।
और प्रीतम के सामने से ही उसकी लाश लेकर उज्जवल के मां बाप चले गए। उन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। प्रीतम भी कुछ कम दुखी नहीं था। झुके कंधे लिए वापस कॉलेज कैंपस पहुंचा और हॉस्टल की एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ सोचता रहा कि अचानक क्या से क्या हो गया। प्रीतम ने अपनी जेब से चाबी निकालकर अपने कमरे का ताला खोलकर अंदर की लाइट जलाई तो उसकी चीखें निकल गई और वो चीखता हुआ पूरे कॉरिडोर में भागने लगा, क्योंकि कमरे में सामने उज्जवल के पलंग पर उज्जवल की जली हुई जगह जगह से झुलसी पिघली चमड़ी वाली लाश पड़ी हुई थी। किसी तरह प्रीतम को संभाल के बाकी लड़के कमरे तक लाए तो देखा कमरा तो खाली ही था। सबने कहा कि प्रीतम का वहम था, लेकिन प्रीतम जानता था कि उसने सचमुच वो लाश देखी थी। कोई शक ही नहीं था इसमें प्रीतम को। उसने अपने कमरे में रुकने से साफ मना कर दिया। तो हार मानकर एक दोस्त ने आखिरकार दोस्ती निभाते हुए कहा कि प्रीतम उसके कमरे में रात बिता ले। प्रीतम उसके साथ चला गया और उस अपने दोस्त के कमरे में सो गया। लेकिन भयानक सपने एक के बाद एक उसे परेशान करने लगे। कभी शिवम का छत से कूदना, कभी उज्जवल की आखिरी हिचकी, तो कभी उज्जवल की झुलसी हुई लाश का उससे रोते रोते बातें करना। आखिरकार प्रीतम नींद में ऐसे भयानक सपने देखकर चीखता हुआ जागा तो देखा कि वो अपने ही कमरे में था और बगल में उज्जवल का पलंग खाली पड़ा था। प्रीतम बुरी तरह घबराहट से कांप रहा था। उज्जवल का पलंग खाली था और उसी के पलंग की ओर देखते देखते अचानक ही प्रीतम की धड़कनें और बढ़ गई, क्योंकि बाथरूम की लाइट का स्विच ऑफ करके तौलिए से अपना मुंह पहुंचता हुआ उज्जवल ऐसे निकला जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। प्रीतम को समझते देर नहीं लगी कि उसने एक बहुत ही भयानक बुरा सा सपना देखा था। उज्जवल तौलिया हाथ में लपेटे हुए ही आकर पलंग पर बैठा। टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर 2 घूंट पानी पीकर उसने प्रीतम को देखा और कहा, अबे ओ क्या देख रहा है? अबे तबीयत ठीक तो है तेरी? क्या हुआ? प्रीतम ने एक राहत की सुकून भरी सांस ली और अपना पूरा देखा हुआ भयानक सपना उज्जवल को बताया तो उज्जवल जोर से हंसा और फिर हंसी हंसी में ही एक अजीब सी डरावनी आवाज में बोला, आज के बाद ऐसे सपने तुझे कभी नहीं आएंगे। इतना कहके उज्जवल ने अपने हाथ से तौलिया हटाया तो प्रीतम के सामने उज्जवल का जलकर झुलसकर हड्डी से चिपकी चमड़ी वाला हाथ दिखाई दिया। प्रीतम को अपने दिल की धड़कन पहले किसी नगाड़े की जोर जोर से बजती हुई और फिर धीमे धीमे किसी सांप के बदन के अंदर से प्रीतम के दिल में इर्द गिर्द लिपटकर उसे धड़कने से रोकने को धीमे धीमे कसता हुआ सा महसूस हुआ और प्रीतम की आंखें देखते ही देखते पथरा गईं। उसकी आंखों के सामने छा चुका अंधेरा बेहोशी का नहीं, मौत का था। कभी न जाग पाने की एक गहरी नींद में प्रीतम सो चुका था उस हादसे के बाद। हॉस्टल में हाहाकार मच गया
प्रीतम की लाश को देखने के लिए शिवम के बारे में पता किया गया, तो वहां से मिली खबर ने सबको चौंका दिया, क्योंकि शिवम के पिताजी का कहना था कि शिवम तो कभी हॉस्टल पहुंचा ही नहीं। शिवम का एक ही सपना था जिंदगी में कि वो उसी कॉलेज में पढ़ेगा, उसी हॉस्टल में रहेगा। लेकिन बीच रास्ते से ही खबर मिली कि ट्रेन में कुछ गुंडों और पैसेंजर्स में हुई झड़प में कुछ लोगों को ट्रेन से धक्का देके मार दिया गया, जिनमें शिवम भी था। जीते जी तो अपने सपने को जी न सका शिवम, लेकिन मर के न सिर्फ अपने उस सपने को पूरा किया, बल्कि उज्जवल और प्रीतम जैसे सीनियर्स के दिल में वो डर भी बैठा दिया, जिससे आज की तारीख में देश में एक इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा है जहां हॉस्टल में कोई रैगिंग नहीं होती, क्योंकि शिवम कभी भी कहीं भी उस कॉलेज कैंपस और हॉस्टल में लोगों को चलता फिरता दिखाई दे जाता है। एक 20 माले की बिल्डिंग का खाली फ्लैट, जिसके बाहर ताला लगा था, और उस फ्लैट के अंदर से दरवाजे को पीटने की आवाजें आ रही थी। पांडे जी इस सोसाइटी के सेक्रेटरी थे और उनका फ्लैट इस फ्लैट के ठीक उल्टी तरफ था। सुबह सुबह ऐसी आवाजों को सुनकर उन्होंने बिल्डिंग के सिक्योरिटी को बुलाया और ताले को तोड़वाने लगे। तब तक बिल्डिंग के और भी कई लोग वहां जमा हो चुके थे। अंदर से आती हुई आवाज अरविंद की थी। काफी देर के बाद जाकर दरवाजा खुला और सामने बदहवाश सी हालत में था अरविंद, जो उस फ्लैट के ठीक ऊपर वाले फ्लैट में रहता था। और इस वक्त वो जिस फ्लैट में था उस फ्लैट के एक कमरे की तरफ इशारा कर रहा था। बिल्डिंग के सेक्रेटरी पांडे जी सबसे पहले उस कमरे की तरफ बढ़े और बाहर खड़े लोगों ने पांडे जी की चीख सुनी। सभी लोग दौड़कर अंदर गए तो आईने के ठीक सामने अरविंद की बीवी की लाश थी। अरविंद की बीवी की मौत कैसे हुई, वो दोनों इस घर में कैसे पहुंचे, दरवाजे के बाहर ताला कैसे लगा था, और भी कई सारे सवाल एक एक करके उमड़ रहे थे वहां मौजूद सबके मन में। मामला किसी की मौत का था, इसलिए पांडे जी जो बिल्डिंग के सेक्रेटरी थे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस आई और छानबीन और पूछताछ शुरू की। पूछताछ में पता चला कि यह फ्लैट किसी जॉर्ज का था और करीबन 2 सालों से बंद पड़ा था। पुलिस ने जब अरविंद से पूछताछ की तो उसने बताया कि कल दोपहर में जॉर्ज उसके घर आया था और उसने बताया कि वो ये फ्लैट वापस खोल रहा है, इसलिए आज शाम को उसने एक पार्टी रखी है। शाम तकरीबन 9 बजे मैं और मेरी वाइफ इस फ्लैट में आए तो पता चला कि हम सबसे पहले ही यहां पहुंच गए थे। हम सब ने बैठकर बातचीत शुरू ही की थी कि डोरबेल बजी। जॉर्ज ने कहा कि मैं दरवाजा खोल कर आता हूं, और उसके बाद तकरीबन 5-6 मिनट तक जब वो वापस कमरे में नहीं आया तो मैं अपनी जगह से उठा दरवाजे की तरफ जाने के लिए। उठकर मैंने 2-3 कदम ही लिए होंगे कि कमरे की बत्ती चली गई। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो पता चला कि पूरी सोसाइटी की ही लाइट गई हुई थी। लाइट जाने पर तकरीबन 1 मिनट के अंदर ही यहां वापस भी आ जाती है, क्योंकि बिल्डिंग में पावर बैकअप है। इससे पहले कि लाइट आती, अंधेरे में ही मैंने मेरी बीवी नेहा की एक चीख सुनी। तकरीबन 1 मिनट बाद जब लाइट वापस आई तो देखा नेहा के पांव घुटने के नीचे से पैरों की उंगलियों तक खून से सने हुए थे। देख के लग रहा था जैसे किसी ने नाखून गड़ा करके नोचा हो उसके पैरों को। मैंने नेहा से पूछा कि ये कैसे हुआ, तो नेहा कुछ नहीं बोली और पागलों की तरह दौड़कर एक कमरे में घुस गई और दरवाजा बंद कर दिया।
मैं जोर जोर से दरवाजे पर अपने लात और कंधे से मार रहा था, पर नेहा ने दरवाजा नहीं खोला। बहुत बार कोशिश करने के बाद दरवाजा एक झटके से खुला। कमरे में नेहा अजीब सी आवाजें करती हुई दीवार पर कुछ लिख रही थी। मैं देखता रहा कि वो क्या लिख रही है। गौर से पढ़ा तो दीवार पर लिखा था, इसी की वजह से मेरी जान गई, अब इसकी बारी। पुलिस ने अरविंद की बातों को बीच में ही काटते हुए दोबारा उस कमरे की जांच करी तो सच में दीवार पर वही लिखा था जिसका जिक्र अरविंद ने अपनी बातों में किया था। पुलिस ने पूछा, उसके बाद में क्या हुआ? अरविंद ने कहा कि मैं नेहा पर जोर से चिल्लाया, क्या कर रही हो नेहा, पागल हो गई हो क्या? इस पर वो कुर्राते हुए मेरी तरफ देखने लगी और तभी उस कमरे में रखे शीशे के अंदर से एक आवाज आई। ऐसी आवाज मैंने जिंदगी में पहली बार ही सुनी थी, क्योंकि आवाज शीशे के अंदर से आ रही थी। नेहा वैसी ही पागलों की तरह आवाज करते हुए उस शीशे की ओर बढ़े जा रही थी, और जब वो एकदम शीशे के नजदीक थी तो वो उस शीशे से ऐसे चिपक गई जैसे चुंबक से लोहा। मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर उसको बहुत खींचने की कोशिश करी, बचाने की कोशिश करी, लेकिन जब उसको शीशे से अलग किया तो वो मर चुकी थी। और इतना कहते कहते अरविंद रो पड़ा। अरविंद ने आगे बताया कि नेहा की इस हालत के बाद मैंने इस मेन डोर को खोलने की बहुत कोशिश करी, दरवाजे को बहुत खटखटाया, पर किसी ने रात भर दरवाजा नहीं खोला। पुलिस चाहकर भी अरविंद को हिरासत में नहीं ले सकती थी, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने बताया कि नेहा की मौत हार्ट फेल होने से हुई है। अब जॉर्ज से पूछताछ करने की बारी थी, क्योंकि यह फ्लैट जॉर्ज का था, इसलिए पुलिस ने तुरंत जॉर्ज को फोन करके बुलाया। उसे आने में एक दिन का वक्त लगा, क्योंकि उस वक्त जॉर्ज शहर में नहीं था, वो मध्य प्रदेश में था। आते के साथ ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और पूछताछ करने पर उसने साफ साफ बताया कि वो पिछले 2 सालों से इस शहर में नहीं आया है। अरविंद की बीवी नेहा के साथ उसका अफेयर था, और उसकी खुद की बीवी की जब कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, उसके बाद उसने ये शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। जॉर्ज ने बताया कि अरविंद की बीवी नेहा ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की थी, पर मैं यहां और नहीं रहना चाहता था। इनफैक्ट मेरे भोपाल चले जाने के बाद भी उसने कई दिनों तक फोन पर मुझे बहुत परेशान किया, रोई, गिड़गिड़ाई, और मुझे इस घर में, इस शहर में मेरी बीवी की मौत के बाद सब कुछ अजीब लगता था, इसलिए मैं कभी वापस आया ही नहीं। जहां तक आपके बातों की सवाल है, तो आप चाहे तो मैं आपको सारे सबूत दे सकता हूं कि वारदात की रात या उस दिन की दोपहर मैं इस शहर में था ही नहीं, मैं तो भोपाल में था। आप कहें तो मैं अपनी ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज मंगवा देता हूं, आप मेरे फोन की लोकेशन भी चेक कर सकते हैं। मैं अरविंद के घर गया ही नहीं था उसे किसी पार्टी के लिए इनवाइट करने। यह जरूर अरविंद की बीवी नेहा की ही कोई चाल होगी, ताकि मेरे ही घर में सुसाइड करके मुझे फंसा सके। पुलिस ने जॉर्ज को बीच में ही रोकते हुए कहा, शायद आपको पूरी बात मालूम नहीं, नेहा की मौत हार्ट अटैक से हुई है, यह सुसाइड का मामला नहीं है। पुलिस ने कहा कि आप अभी के लिए तो जा सकते हैं, पर जब तक छानबीन पूरी नहीं हो जाती आप इस शहर को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते।
जॉर्ज वापस अपने घर पहुंचा तो सीधा उस कमरे में गया जहां नेहा की लाश मिली थी। वहां दीवार पर वो लिखावट अब भी थी, इसी की वजह से मेरी जान गई, अब इसकी बारी। न जाने जॉर्ज को क्या सूझी कि वो अपनी बीवी की डायरी निकालकर उसके पन्ने पलट रहा था और गौर से उस लिखावट को पढ़ रहा था कि तभी शीशे के अंदर से एक आवाज आई। जॉर्ज डायरी नीचे फेंककर पागलों की तरह उस लिखावट को मिटाने की कोशिश करने लगा और इस बीच शीशे से आती हुई आवाज और भी ज्यादा धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी थी। फिर जॉर्ज ने बिना सोचे समझे ही अपना हाथ उस शीशे पे रखा तो आवाज बंद हुई। जॉर्ज ने चैन की सांस ली ही थी कि अब वो आवाज दरवाजे पर होने लगी। जॉर्ज ने झट से दरवाजे पर हाथ रखा, आवाज फिर बंद हो गई। 1 सेकंड ही हुआ होगा कि आवाज सामने रखे फूलदान से आई। जॉर्ज ने उसे पकड़ा तो फिर से आवाज बंद हुई और अगली आवाज टीवी के अंदर से थी। टीवी पर हाथ रखा तो आवाज बंद हुई और उसके बाद आवाज खिड़की पे हुई। दौड़कर खिड़की तक जाके जॉर्ज ने खिड़की के शीशे पे हाथ रखा तो आवाज तो बंद हुई पर साथ ही खिड़की भी खुली। खिड़की के खुलने से तेज हवाएं पूरे घर में आ रही थी और इस बीच किसी ने जॉर्ज को पीछे से धक्का दिया और वो सीधे नीचे जाकर गिरा। जॉर्ज की लाश बिल्डिंग के नीचे पड़ी थी। सोसाइटी के लोगों ने तुरंत पुलिस को बुलाया और पुलिस ने पूरे घर की तलाशी भी ली। सारे सबूत पुलिस के सामने थे पर उन सबूतों को लेकर पुलिस किससे पूछताछ करे ये खुद उन्हें भी मालूम नहीं था। घर में चारों तरफ जॉर्ज के फिंगरप्रिंट्स थे। दीवार पर जो पहले की लिखावट थी वो हल्की पड़ चुकी थी। सवाल तो कई खड़े थे पर मानने वालों के लिए जवाब उसी कमरे की दूसरी दीवार पर लिखा था, मेरा बदला पूरा हुआ। पास ही एक डायरी पड़ी थी जिससे हैंडराइटिंग मिलाने पर पता चला कि यह जॉर्ज की मरी हुई बीवी की हैंडराइटिंग से हूबहू मिल रही थी। मानने वालों के साथ अब इस कहानी को सुनने वालों को भी पता है कि जॉर्ज और नेहा की जान किसने और कैसे ली थी। अर्पण का बस एक ही सपना था, एक दिन एक वीडियो बनाएगा जो वायरल होगा और फिर उसको डायरेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी उम्मीद पर प्रेरणा को अपने साथ लेकर एक लाइट हाउस गया जहां के बारे में सुना था कि वहां रोज रात ठीक 2:25 पर एक लड़की लंबे सफेद गाउन में दिखती है जो लाइट हाउस से समंदर में कूद जाती है। अर्पण और प्रेरणा ने कैमरा उठाया और रात के 1 बजे निकल पड़े लाइट हाउस की ओर। ठीक लाइट हाउस की सबसे ऊंची खिड़की पर पहुंचकर एक लकड़ी की चौड़ी बल्ली के पीछे से छुपकर पूरी रात बैठे रहे, कैमरा लगाए कि कुछ दिखेगा, अब कुछ दिखेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगली रात फिर वही हुआ। सारी रात बैठे रहे लेकिन सिवाय झिंगुरों, समंदर की लहरों और तेज सरसराती हवाओं के
कुछ ना तो दिखाई दिया और ना ही सुनाई दिया। हताश और पूरी तरह से निराश दोनों वापस होटल पहुंचे, जहां प्रेरणा के ही दिमाग से एक गजब की तरकीब निकली कि क्यों ना वो खुद उस लड़की की तरह के कपड़े पहनकर वहां से कूदे और अर्पण वीडियो शूट कर ले। और वैसे भी प्रेरणा को तैरना तो बहुत अच्छे से आता था, तो वो आराम से तैरकर किनारे तक भी आ जाती। तो तय प्लान के मुताबिक और वक्त के मुताबिक अर्पण बिल्कुल ठीक 1 घंटे पहले निकलकर बीच पर पहुंच गया और कैमरा सेट कर लिया। और बिल्कुल सही टाइम पर प्रेरणा भी उसे आती हुई दिखाई दी, तो उसने कैमरा का फोकस उसी पर डाला। प्रेरणा बिल्कुल वैसे ही उसी लड़की की सुनी सुनाई कहानियों की तरह धीमे धीमे आखिरी 4 सीढ़ियां चढ़कर बिल्कुल खिड़की तक गई और एक लंबी बेहद डरावनी चीख मारकर पानी में कूद गई। वीडियो बिल्कुल असली सा दिखाने के लिए कैमरा को आखिरी पल में थोड़ा हिला डुलाकर बेहतरीन वीडियो का जश्न मनाने ही वाला था, जब अर्पण का फोन बजा। अर्पण ने फोन देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि फोन प्रेरणा का था। उसे कम से कम 15 मिनट तो लगते ही वापस किनारे तक आने में। अर्पण ने तुरंत फोन उठाया तो उधर से प्रेरणा ने कहा, अरे अर्पण सॉरी यार, आने में देर हो गई मुझे। क्या करूं, रास्ता भटक गई थी और ये दरवाजा भी जैम हो गया है। प्लीज जरा आके खोल दो। अर्पण की तो जैसे नस नस में इस वक्त खून नहीं बह रहा था, बल्कि गिरगिट और छिपकलियां रेंग रही थी। उसने कहा, 1 सेकंड रुक, I'll just call you back, हाँ? और इतना कहके अर्पण ने तुरंत वीडियो निकालकर जो शूट किया था अभी, वो वीडियो चेक किया तो पाया कि वीडियो ऐसा आया कि जिसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। शूट करते वक्त बिल्कुल साफ था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अब नहीं। अर्पण ने तुरंत प्रेरणा को वापस फोन किया तो उसने बताया कि उसने रास्ता खोज लिया और वो पहुंच रही है। अर्पण ने किसी तरह से खुद को संभाला कि जो हुआ सो हुआ, कम से कम कोई नुकसान तो नहीं हुआ। प्रेरणा आई और प्लान के मुताबिक ही अर्पण ने भी वीडियो सही से शूट किया और शूट करते ही चेक भी कर लिया। वीडियो बिल्कुल सही आया था। खुशी खुशी जाकर नीचे रेलिंग के पास खड़ा हुआ और प्रेरणा को खुशी से हाथ हिला हिलाकर जल्दी आने का इशारा करने लगा। प्रेरणा बस किनारे तक पहुंचने ही वाली थी जब अचानक ही तकरीबन किनारे तक पहुंच चुकी प्रेरणा को किसी ने वापस समंदर में घसीट लिया और 5 ही मिनट में प्रेरणा की लाश समंदर में सफेद गाउन में तैरती हुई दिखने लगी। अर्पण के लिए इस वक्त कुछ भी समझ पाना बेहद मुश्किल था। अर्पण ने अपनी आंखों से जो जो देख लिया था, उसके चक्कर में अब कम से कम वो वहां तो रुकने वाला था नहीं। तुरंत वहां से अर्पण भागा और सीधा अपने होटल पहुंचा। अपने कमरे के दरवाजे को बंद करके चुपचाप पलंग के ऊपर चढ़कर बैठ गया और बुरी तरह से हाँफता रहा। कैसे हो गया ये सब? काफी देर के बाद कहीं जाकर अर्पण की सांस में सांस आई। वो चुपचाप बैठा ही हुआ था जब उसकी जागती हुई ये बेहोशी होटल रूम की डोरबेल की आवाज से टूटी और वो उठकर दरवाजे तक गया और कहीं पुलिस ना हो ये देखने को जब अर्पण ने आई होल से झांका तो
बाहर का नजारा देखकर उसकी सांस में सांस आई, क्योंकि प्रेरणा जिंदा थी और बाहर खड़ी थी। अर्पण ने दरवाजा खोलते ही कहा, तुम्हारी यार मजाक करने की आदत नहीं। अर्पण अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया, क्योंकि दरवाजा खोलते ही उसने देखा बाहर कोई नहीं था। अर्पण ने फिर भी 2 कदम बढ़ाकर दाएं बाएं दोनों ओर देखा, लेकिन सचमुच प्रेरणा कहीं नहीं थी। एक बार फिर पुलिस केस, भूत प्रेत और पता नहीं कितने हजार ख्यालों से अर्पण का हाल खराब हो चुका था। अब अर्पण को यहां से सीधा भागना था। वो बाथरूम गया और मुंह धोना शुरू ही किया था कि बाहर से उसे आती एक आवाज सुनाई दी। अर्पण जैसे अच्छी तरह जानता था कि क्या हो रहा था। उसने बाहर झांक कर देखा तो बाहर का नजारा देखकर अर्पण इतना घबरा गया कि उसे महसूस हुआ जैसे उसके गले में किसी ने सांस की नली को हथेली से दबोचकर उसकी सांसें रोक दी हो। अर्पण के सामने कमरे के दरवाजे से उसके पलंग तक मिट्टी, रेत और पानी से बने पैरों के निशान थे और उसके पलंग पर वही ड्रेस पड़ी थी जो पहनकर प्रेरणा समंदर में कूदी थी। अगले 1 महीने तक अर्पण को रोज यही सपना आता जो उसकी नींद ठीक रात के 2:25 पे तोड़ देती। इस सपने में वो सिर्फ एक ही चीज देखता, प्रेरणा किनारे आ ही चुकी है जब उसे कोई वापस समंदर में घसीट कर ले गया और उसकी लाश पानी में तैरने लगी। अर्पण का जीना दुश्वार हो चुका था। 1 ही महीने में ठीक से ना खाने, पीने और सोने की वजह से अर्पण का वजन गिरता जा रहा था। दिमागी और जिस्मानी दोनों ही तौर पर अर्पण बेहद बीमार होता जा रहा था जब एक रात ठीक 2:25 पर इसी सपने से अर्पण की नींद खुली। तो रोता हुआ अर्पण हाथ जोड़कर बोला, मैंने क्या किया है प्रेरणा? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ये तो तुम्हारा ही आइडिया था कूदने का। मैं तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों आती हो मेरे सपने में हर रात? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? और उस रात के बाद से प्रेरणा ने अर्पण को सपनों में आकर सचमुच में परेशान करना बंद कर दिया। तकरीबन 15 से 20 दिन बीते होंगे। दिमाग शांत रहने लगा तो अर्पण अपने आप बेहतर होने लगा और उसके ठीक 20-25 दिन के बाद अर्पण ने घर पे ही बैठे बैठे न जाने क्या सोचा कि उस रात का बनाया वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। अर्पण बस मुश्किल से 2 मिनट के लिए बाथरूम तक गया था कि उसके फोन में प्रेरणा के हर सोशल नेटवर्किंग अकाउंट, उसके मोबाइल नंबर से मैसेजेस आने लगे और हर मैसेज, हर ईमेल में सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, अगर जीना चाहते हो तो उस वीडियो को तुरंत इंटरनेट से हमेशा हमेशा के लिए हटा दो। अर्पण ने मैसेजेस पढ़ते ही सारी की सारी साइट्स और आईडीज से लॉग आउट कर दिया और मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, लैपटॉप को शट डाउन किया और सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद करके कुछ देर
अपने कमरे में चला गया और लेटे लेटे पता नहीं कब उसे नींद आ गई। नींद में ही अर्पण को अचानक ही ठंड सी लगने लगी। उसका दम घुटने लगा, सांसें रुकने लगी और लगा जैसे जैसे वो डूब रहा है। और नींद में ही अर्पण ने देखा एक लड़की उसे पानी में घसीट रही है, डुबोना चाह रही है, उसे मारना चाह रही है। अर्पण पूरी जान लगा के भी खुद को बचा नहीं पा रहा था। लेकिन किस्मत में अगर जिंदगी लिखी हो तो मौत भी दरवाजे के बाहर खड़ी इंतजार करती है। अर्पण के साथ भी यही हुआ। उसकी नींद एक झटके से खुली और उसके बाद जिस हाल में उसने अपने आप को देखा, उसे देखकर अर्पण को ऐसा लगा जैसे उसके बदन में किसी बिजली के नंगे तार छुआ दिए गए हों, क्योंकि अर्पण लेटा तो अपने पलंग पर था, लेकिन इस वक्त वो बाथरूम में अपने बाथ टब में था। पानी से भरा हुआ बाथ टब जिसमें वो डूब रहा था। और उसने अपने कपड़े नहीं बल्कि वही ड्रेस पहन रखी थी जिसे पहनकर प्रेरणा की मौत हुई थी। पूरे बदन पर समंदर की रेत और मिट्टी लगी हुई थी। अर्पण इस वक्त हिल भी नहीं पा रहा था, सिर्फ हांफे जा रहा था। अर्पण ने किसी तरह अपने आप को संभाला और हड़बड़ाकर बाथ टब से निकला और ड्रेस को उतार फेंका। इन सारी चीजों के बाद एक कोने में जाकर अर्पण किसी बेहद डरे हुए बच्चे की तरह घुटनों में चेहरा छुपाए बैठा हुआ था और चारों ओर चोर निगाहों से रह रहकर देखने लगा। इस वक्त अर्पण शायद एक पुतले को भी अपने सामने देख लेता तो उसको भी अपना जिगरी दोस्त बना लेता, क्योंकि इस वक्त वो खुद को बेहद अकेला महसूस कर रहा था। अर्पण बैठे बैठे ही दीवार की ओर घूमा और हवा में बातें करने लगा। प्रेरणा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है रे? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मेरी गलती नहीं थी प्रेरणा, मैं तुमसे प्यार करता हूं प्रेरणा, मुझे छोड़ दे प्लीज, मुझे छोड़ दे। इस तरह तो मैं हमेशा हमेशा के लिए पागल हो जाऊंगा। और अगर ऐसे ही रहा तो मैं खुद को मार लूंगा प्रेरणा, मैं खुद को मार लूंगा। अर्पण का ये रोना देखकर पत्थर भी खून के आंसू रो देता, लेकिन अर्पण को इसका कुछ और ही जवाब एक आवाज ने दिया। मैं भी तो यही चाहता हूं कि तुम मर जाओ। अर्पण ने जैसे ही यह आवाज सुनी, उसे अपनी आंखों के आगे अंधेरा सा छाता हुआ महसूस होने लगा। अर्पण धीमे धीमे बेहोश हो गया। सवेरे उसकी बेहोशी टूटी दरवाजे की घंटी की आवाज से। उठ के अर्पण ने दरवाजा खोला तो दूध वाला आया हुआ था, जो अर्पण को देखते ही पहले तो हंस पड़ा और बड़ी गंदी सी हंसी थी उसकी, जैसे अर्पण कोई बेहद घटिया इंसान हो। अर्पण ने उस पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप दूध लेकर अंदर आ गया। डर तो अब जैसे अर्पण की जिंदगी का ऐसा हिस्सा था जिससे वो बच ही नहीं सकता था। अर्पण को दिन में करीबन 3 बजे एक मीटिंग के लिए जाना था। वहां अगर काम मिल जाता तो अर्पण असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाता। नहाकर अर्पण ने कपड़े बदले और सीधा निकल पड़ा मीटिंग के लिए मॉल के कॉफी शॉप की ओर। मॉल बहुत ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में 1-2 लोगों ने उसे देखकर वैसी ही दूध वाले जैसी हंसी हंसती
तो उनको देखते देखते अर्पण ने उन्हें पागल समझकर मुंह फेर लिया और अपनी ही धुन में चलता रहा। एक लड़का सामने से ही आ रहा था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। उसे एक दो बार पुलिस स्टेशन के पास में देखा था अर्पण ने। उसके करीब से जैसे ही वो निकला तो धीमे से अर्पण के कान में उसने कहा, क्या चिकने, मिलेगा क्या आज? अर्पण को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, तब तक जब तक वो अचानक मॉल तक नहीं पहुंचा और मॉल की सिक्योरिटी ने उसे अंदर जाने से रोकना शुरू किया। अर्पण उन पर बिगड़ने लगा और झड़प शुरू हो गई तो धक्का मुक्की में ही अर्पण ने अपनी सूरत शीशे में देखी। अर्पण ने जब खुद को देखा तो उसे खुद से घिन आने लगी। अर्पण के चेहरे पर मेकअप किया हुआ था, लिपस्टिक लगी थी और काजल भी था, पर ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? अर्पण का डर अब धीरे धीरे उसकी बेइज्जती में बदल रहा था। अर्पण वापस दौड़ा अपने घर की ओर। पूरे रास्ते कहीं बच्चों ने मजाक उड़ाया तो कहीं बड़ों ने। अर्पण का दिल खुदकुशी करने का हो रहा था, लेकिन इसके लिए भी जरूरी हिम्मत नहीं थी उसमें। वापस घर जाकर अर्पण घंटों रोता रहा और आखिरकार रात को नशे का सहारा लेकर किसी तरह सो गया। लेकिन एक बार फिर उसका दम घुटने लगा, सांस की नली दबने लगी और आज वो लड़की जो उसे पानी में खींच रही थी, उसकी सूरत थोड़ी साफ दिखने लगी। लेकिन साफ दिखने के बावजूद भी वो शक्ल थोड़ी धुंधली थी। आखिरकार सांस के लिए तड़पते तड़पते अर्पण की आंख खुली। भरे बाथटब में वही ड्रेस पहने हुए, समंदर की रेत और मिट्टी लगाए हुए उठकर उसने खुद को शीशे में देखा तो चेहरा तो उसका था, लेकिन पूरी सजावट लड़कियों जैसी थी। और घड़ी में ठीक 2:25 हुए थे। अर्पण अगले पूरे दिन घर से नहीं निकला। दूध वाले से उसने दूध बाहर ही रखवा दिया और उसके जाने के बाद उठाया। रात के वक्त सोने गया तो बाथरूम के दरवाजे को ताला लगाकर सोने गया। लेकिन कुछ ही देर हुई थी सोए हुए कि नींद एक बार फिर से बाथटब में खुली। लेकिन एक अजीब बात थी आज। वो चेहरा जिसने उसे पानी में घसीटा था वो साफ था, पर वो कोई लड़की नहीं थी। लड़की के कपड़ों में कोई लड़का था। अर्पण ने इसके बाद खुद को देखा, वो फिर से उसी ड्रेस और मेकअप में था। दरवाजे की कुंडी और ताला तोड़ा हुआ था। अर्पण को इससे अब डर नहीं लग रहा था। अर्पण ने फैसला कर लिया कि अब आंख मिचौली नहीं खेलनी उसे। उसने अपने लैपटॉप और इंटरनेट से वो वीडियो डिलीट किया और इसी ड्रेस में पूरे मेकअप में गाड़ी लेकर निकल पड़ा उसी लाइट हाउस की ओर। वहां पहुंचकर उसे पता था कि उसे क्या करना था। सबसे ऊपर उस खिड़की तक गया अर्पण। आज उसी लड़की की तरह ठीक 2:25 पर उसने वहां से कूदने का फैसला किया और ठीक 2:25 पर उसने पानी में छलांग भी लगा दी। कुछ देर वो वहीं समंदर में रुका रहा कि कोई उसे भी घसीट कर डुबोएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तैरकर किनारे तक आया तो इसी उम्मीद में था कि किनारे से कोई उसे वापस खींच कर मार देगा, पर यह भी नहीं हुआ। उस रात के बाद से
अर्पण की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। ना कोई सपना, ना ही कभी कोई ऐसा एहसास जिससे लगे कि कोई उसके आसपास है। बहुत खोजबीन के बाद उसे उस लाइट हाउस की कहानी पता चली। वो सफेद गाउन में कूदने वाली लड़की दरअसल एक लड़का था, शशांक। लड़का होकर वो लड़की बनना चाहता था, किसी लड़के के साथ अपना घर बसाना चाहता था, लेकिन समाज के रूढ़िवाद ने उसे दी तो सिर्फ बेइज्जती और जिल्लत। उस लाइट हाउस से छलांग लगाकर उसने अपनी जिंदगी खत्म तो की, पर एक औरत के रूप में। शशांक ने अर्पण को जीने दिया, क्योंकि अर्पण ने कुछ दिनों के लिए ही सही, पर शशांक के दर्द को झेला, उस जिल्लत को झेला जो जमाने भर से शशांक को मिली थी। वो भी इसलिए क्योंकि वो लड़का था और बनना लड़की चाहता था। वक्त रहते अर्पण को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने वो वीडियो डिलीट कर दिया था। लेकिन अर्पण आज भी रात को बाथरूम को ताला लगा के ही सोता है। जब ये दरवाजा रात को खटखटाने की आवाज होती है ना, तब मेरे घर में किसी न किसी की मौत होती है और अब सिर्फ मैं और मेरी मां ही बचे हैं। एक मौत का मातम खत्म हो उससे पहले ही दूसरी मौत की आहट दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। पिताजी भी ठीक 10 दिन पहले ही, पता नहीं, एक फोन आने के बाद से बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने पूछा तो बस इतना बताया उन्होंने कि चाची का फोन था और उन्होंने बताया कि चाचा नहीं रहे अब। मैंने पूछा कब निकलना है, तो मुझसे पढ़ाई की चिंता करने का बोलकर अपने कमरे में चले गए और दरवाजे को बंद कर लिया। कुछ देर मां के रोने की आवाजें आई तो मैं समझ गया कि उन्हें पिताजी ने बता दिया है। सवेरे मुझे मां ने बताया कि पिताजी चले गए हैं चाचा के घर, लेकिन अजीब बात यह थी कि चाची ने ही हम में से किसी को भी वहां जाने और कुछ भी बताने को मना किया था। मेरा नाम शिखर है और मां और पिताजी मुझे घर पे राजू कह के बुलाते हैं। पिताजी जिस दिन गए चाचा के घर, उसकी अगली ही सुबह वापस लौट आए घर। उन्होंने बताया कि दाह संस्कार के बाद चाचा के बेटे गुड्डू ने ही उनसे कहा वो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो उनका वापस घर ही लौट जाना बेहतर है। पता नहीं क्यों पिताजी मुझे और मां को बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहे थे, ऐसे जैसे कुछ कहना चाहते थे हमसे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। उनके दिल में हमारी फिक्र, हमारे लिए प्यार, सब कुछ साफ साफ उनकी आंखों में दिख रहा था। वापस आने के बाद से पिताजी चुप चुप थे। मैंने एक दो बार कुछ बात करने की कोशिश की तो कुछ बोले नहीं, बस मुझे देखकर मुस्कुराकर सर हिलाकर हां या ना में जवाब दे देते। अमूमन जिन बातों पर मुझे डांट पड़नी थी उन पर भी कुछ बोल नहीं रहे थे। और उसके बाद उस रात बहुत तेज बरसात हो रही थी जब दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। बहुत अंधेरा था, बहुत रात थी और ऊपर से लाइट नहीं आ रही थी तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं मोमबत्ती लेने को उठा तो अचानक एक जोरदार आवाज से बची खुची नींद भी टूटी तो मैंने उस चमकती और गरजती बिजली में देखा पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं
और बाहर लॉन की ओर झांक रहे थे। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही कदमों की आवाज सुनी मैं समझ गया, जो पिताजी बरसात जरा सी होने पर पसंद नहीं किया करते थे, वो कीचड़ और गंदगी में चले जा रहे थे। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मैं पीछे पीछे गार्डन तक पापा के साथ गया और फिर मैंने देखा पिताजी गराज में आराम से चुपचाप टूल बॉक्स में कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा उनसे, क्या हुआ पिताजी, आप इतनी रात गए यहां कैसे? सब ठीक तो है ना? पिताजी ने तो जैसे सुना ही नहीं कि मैंने क्या कहा। वो चुपचाप वहीं बरसात में निकल के गेट की ओर चलते गए। लेकिन कुछ ही देर में पिताजी की वो आखिरी आवाज, आखिरी चीख मुझे सुनाई दी। मैंने पिताजी की आवाज सुनी और उनकी ओर भागा, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पिताजी हमारे मकान के गेट के निचले हिस्से में जो ग्रिल लगी थी, जो जानवरों को अंदर आने देने से रोकने के लिए थी, उसी की एक रॉड के आर पार हो जाने की वजह से उनकी मौत हो चुकी थी। हमारे घर पर पहाड़ टूट पड़ा था दुखों का। पिताजी, चाचा जी दोनों ही नहीं रहे दुनिया में अब। मैं, मां और दादी ही थे अब घर में बचे हुए। मां सो चुकी थी और दादी की उम्र इतनी थी कि वो ज्यादा चल फिर तो सकती नहीं थी, और उनकी दिमागी हालत ऐसी थी कि उन्हें यह भी समझ नहीं आया कि पिताजी नहीं रहे अब दुनिया में। पिताजी के क्रियाकर्म के बाद मैं घर पे बस लेटे हुए आसमान की ओर ताक रहा था, जब शायद कोई रिश्तेदार ही होगा। इतनी रात को और कौन होगा? मैं गया और जाकर दरवाजा खोला तो मेरे सामने दरवाजे के बाहर से गेट की ओर मेरी दादी भाग रही थी। वो दादी जो किसी के सहारे के बगैर ठीक से करवट नहीं बदल सकती थी, वो मेरे सामने थी। न सिर्फ ऊपर से नीचे आई, बल्कि इस वक्त मेरी दादी भागती दौड़ती हुई अपने हाथ हवा में उठाए हुए गेट की ओर जा रही थी। मैं दादी के पीछे भागा, उन्हें पुकारता हुआ, लेकिन वो सुनती तो ना। वो तो किसी और ही दुनिया में थी। उन पर इस वक्त पता नहीं क्या जुनून सवार था कि वो बस दौड़ती जा रही थी। जो चल नहीं सकती थी वो इस वक्त कैसे भाग रही थी, ये देखने लायक था। इस वक्त मैं दादी के पीछे भागा, उन्हें पुकारता हुआ उनके पीछे पीछे गया, लेकिन वो तो किसी और ही दुनिया में थी। एक अजीब सी हंसती हुई चीख गूंज रही थी उनकी, और गेट को पार करके उनकी हंसती हुई चीख एक झटके से एक छोटी सी आखिरी चीख के साथ हमेशा के लिए वो आवाज बंद हो गई। पूरे घर में मौत का तांडव हो रहा था। मां तो सुनते ही बेहोश ही हो गई। 2 दिन के लिए वो हॉस्पिटल में ही थी। दादी का डेथ सर्टिफिकेट और बाकी फॉर्मेलिटीज के बाद उनका क्रियाकर्म करवा के मैं मां को देखने पहुंचा तो देखा चाची मां के साथ बैठी रोई जा रही थी, और मां उनसे पूछ रही थी कि ऐसा क्या था जो वो छुपा रही थी। और चाची बस इतना कह रही थी कि अगर उन्होंने बता दिया तो उनके बाद जिनको भी बताएगी अब उसी की बारी होगी। मैं सोच सोच कर परेशान हुआ जा रहा था कि आखिर हो क्या रहा था ये सब। और मेरी मां, उन्होंने तुरंत ही मुझे बाहर जाने का इशारा किया और चाची को संभालने की कोशिश करती रही। मैं बता नहीं सकता मेरा क्या हाल हो रखा था। जानना ही था मुझे हर हालत में कि ऐसा आखिर
था क्या जो चाची ऐसे घबराई हुई थी? वो क्या था जिसकी वजह से मेरे पिताजी और मेरे दादी अचानक इस तरह मेरी आंखों के सामने मारे गए? मैं इतना तो समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है ही। मैंने सोचा कान लगा के सुन लूं कि माजरा क्या है। मैंने इधर से दरवाजे पर कान लगाया तो पता नहीं क्यों लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने कोने से झांक कर देखा तो एकदम से दोनों के रोने की आवाजें आने लगी मुझे। मैंने फिर से दरवाजे पर कान लगाया तो दोबारा कोई आवाज नहीं आई। मैंने दोबारा झांका तो फिर से दोनों रोए जा रही थी। मैंने दरवाजा इस बार जरा सा खुला रखा और फिर कान लगाया। हल्की हल्की बातें करने की आवाजें तो आई लेकिन कोई बात ढंग से सुनाई दे उससे पहले जो मैंने सुना उसने मेरी नसों में बहते खून को बर्फ जैसा ठंडा सा बना दिया, क्योंकि मैंने दरवाजे के बाहर से उस पर कान लगाया हुआ था। मां और चाची के अंदर से दरवाजे पर खटखटाने की वही आवाज हुई। मैं तुरंत अंदर घुसा लेकिन कहता भी तो क्या। मां बिल्कुल चुपचाप डरी और घबराई हुई बैठी थी और चाची आंसू पहुंचती हुई वहां से वापस जाने को हॉस्पिटल के बाहर निकली। तो मैंने कहा मैं आपको स्टेशन छोड़ देता हूं और मैं उन्हें बाइक पर बिठाकर ले जाने लगा। मुश्किल से मुझे चाची को स्टेशन तक पहुंचाने में 15 मिनट लगने चाहिए थे, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल पर काफी लंबा स्टॉपेज दिखा तो मैं रुका। ट्रैफिक में रुकी गाड़ियां, धुआं, गाड़ियों के इंजन, हॉर्न्स, इन सब का शोर और सर पर पड़ती कड़ी धूप पूरी तरह सर से जैसे पसीना आते ही उड़े जा रहा था गर्मी में। वैसे ही बहुत परेशान था कि तभी उसी वक्त पीछे बैठी मेरी चाची अचानक से अजीब सी आवाजें करने लगी और बाइक से उतरकर ट्रैफिक में पागलों की तरह बेहद डरावनी तरह दौड़ने लगी। मैं बाइक किनारे लगाकर चाची को संभालूं उतनी देर में चाची भागती चीखती हुई ट्रैफिक में आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे उन्हें संभालने को दौड़ रहा था। कुछ आगे पहुंची वो तो ट्रैफिक खुल गया। मैं चाची को पुकारता हुआ उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था और चाची आगे आगे भागती हुई सिग्नल से दूसरी तरफ को दौड़ पड़ी। इस तरफ से तो गाड़ियों को वो पार कर गई, लेकिन तभी एक तरफ का ट्रैफिक बंद होकर जिधर चाची दौड़ रही थी उधर का ट्रैफिक खुल गया था और एक बस मोड़ पर मुड़ते वक्त चाची को देख नहीं पाई और मेरी चाची वो भी मारी गई। मैं किसी तरह वहां से चाची की लाश लेकर लौटा उसी हॉस्पिटल में। न जाने क्या हो गया था, ये कहां चला गया हमारा सब कुछ एक झटके में पता ही नहीं चला। किसी इंसान की नहीं, लगता था कि मौत की नजर लग गई है जैसे पूरे खानदान को। मैं मां के रूम में पहुंचा तो देखा मां बाथरूम में थी। मां को कैसे बताऊंगा, कैसे समझाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी तो जैसे जबान को ही लकवा मार गया था। सोचा पहले गुड्डू को चाची की खबर दे दूं, क्योंकि बेटे के बयान और उसके साइन के बिना लाश तो मिलेगी नहीं। मैंने गुड्डू को फोन मिलाया तो रिंग जाती रही। मैं बस फोन काटकर दोबारा मिलाने ही वाला था जब फोन उठा और उधर से गुड्डू नहीं, एक दूसरी ही आवाज आई। वो खटखटाने की आवाज फोन पर से कैसे आ रही थी? फोन पर आती खटखटाने की आवाज के साथ इस बार कुछ नया हुआ। एक लड़की की आवाज ने उस खटखटाने की आवाज के बाद में कहा। मैंने जैसे ही ये सुना
तुरंत बाथरूम के दरवाजे की ओर देखा तो पाया दरवाजे के नीचे से एक खून की पतली सी धार बाहर आ रही थी। आंखों में आंसू लिए मैं चीखा, मां! और दौड़ा दरवाजे की ओर। धक्के मारकर जब दरवाजा खोला तो मेरी बची खुची दुनिया भी उजड़ चुकी थी। मां अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। खून में लथपथ मां बाथरूम के फर्श पर पड़ी थी और उसकी हालत देखकर मुझे डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली कुत्तों के झुंड ने मां पर हमला कर दिया हो। चिथड़े हो चुके थे मेरी मां के। मैं मां को उठाने गया तो मां ने मरने से पहले बस इतना कहा, शिखा खटखटाए तो दरवाजा मत खोलना। ये सुन के तो मेरे होश ही उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता था? ये नहीं हो सकता था। शिखा को मरे हुए तो 12 साल हो चुके थे। शिखा मेरी छोटी बहन इस दुनिया में आ तो गई थी, लेकिन जब अपने ही दुश्मन हो तो दोस्तों की कमी बाहर भी खलती है। पिताजी और दादी को सिर्फ बेटा ही चाहिए था। न मुझे उसे बहन की तरह से दुलार करने देते, ना ही मेरी मां को उसे बेटी की तरह देखने देते। उसे मारने की कई बार कोशिश की थी पिताजी और दादी ने। आखिरकार उस बच्ची के दिल में इंसान होने की और इंसानों के लिए पूरी तरह से नफरत भर गई थी। इतनी नफरत कि एक दिन उसने वो कर लिया जो शायद वो ही कर सकता है, जिसका दर्द इतना हो कि मौत भी उसको हंसी जैसी लगे। उसने अपना नामो निशान ऐसा मिटाना चाहा कि वो कभी इंसान थी, जिंदा थी, ये भी किसी को पता न चल पाए। पिताजी से छुप छुप के उसको पढ़ाया था मैंने। अपनी टूटी फूटी सी मोतियों जैसी लिखाई में लिख कर गई थी, मुझे याद किया या मेरे बारे में किसी को बताया तो सब कुछ खत्म कर दूंगी। और खेत में चारा पीसने की मशीन को चलाकर उसमें मेरी गुड़िया, मेरी शिखा मर गई। जिसने उसका नाम लिया, एक दूसरे को बताया, वो सारे के सारे लोग मारे गए। मैं जानता हूं गुड्डू ने भी इसीलिए फोन नहीं उठाया क्योंकि वो मर चुका है और अब मेरी बारी है। संभल के रहिएगा, क्योंकि अब आप भी शिखा के बारे में जान गए हैं। कोई दरवाजा खटखटाने बेहद जल्द आता ही होगा।